आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ट्रेन के सफर में तभी मजा आता है जब आप कई लोग साथ में सफर कर रहे हो या फिर साथ में सफर कर रहे दूसरे मुसाफिरों से बातचीत होने लगे। वैसे मेरा नाम समीधर है और मेरी ये कहानी भी सफर के दौरान ही घटी थी। उस रोज मैं बिजनोई नगर के लिए निकला था, जो कि 3 घंटे का सफर था ट्रेन से। यूं तो मैं अकेला ही था, मगर ट्रेन में एक सज्जन से बातों बातों में पता चला कि वो बिजनोई नगर के ही बासिंदे हैं, जिस वजह से उनसे मेलजोल हो गया। हम दोनों ट्रेन से तकरीबन 11 बजे के आसपास उतरे। ट्रेन से उतरने के बाद अब हमें कोई स्थानीय सवारी लेनी थी बिजनोई नगर तक के लिए। वैसे तो स्टेशन के बाहर ढेरों सवारी थी, मगर उनमें से कोई भी डायरेक्ट सवारी नहीं थी जो हमें बिजनोई नगर तक पहुंचा देता। और सवारी बदल बदल के जाने का मतलब था कि हमें और भी ज़्यादा देरी हो जाती। और ऊपर से ये भी पक्का नहीं था कि आगे से कोई दूसरी सवारी मिलेगी भी या नहीं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन सज्जन ने कहा, अभी तो 11 ही बजे हैं, यहीं थोड़ी दूर पर एक चौक है जहाँ से हमें अभी भी बिजनोई नगर के लिए बस मिल सकती है। उनके इतना कहते ही मैंने कहा, चलो फिर वहीं चलते हैं। और फिर हम दोनों उस चौक की तरफ चल पड़े। चलते चलते मैं उनसे आगे निकल जाता था, क्योंकि उनकी गति मेरी तुलना में काफ़ी कम थी, जिस वजह से मुझे या तो धीरे चलना पड़ता या फिर बीच बीच में रुकना पड़ता। फिर जब हम चौक के करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि एक बस वहां पर खड़ी हुई है और उस बस का कंडक्टर बिजनोई नगर की आवाज़ लगाए जा रहा है। मैं बिजनोई नगर का नाम सुनते ही सरपट से उस बस की ओर भागा और जल्दी से बस में चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही बस भी चल पड़ी। मैंने तुरंत ही बस ड्राइवर को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भैया, अभी मेरे साथ एक सवारी और है, जरा उसको तो चढ़ा लो बस में। बस वाले ने मेरी बात सुनते ही बस रोक दी। मैं भी बस के गेट से झांकते हुए बस के पीछे देखने लगा, मगर वो सज्जन उस रास्ते पर दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे, जिस वजह से मैं बस से नीचे उतर गया उन्हें देखने के लिए, मगर वो फिर भी कहीं नजर नहीं आए। अब तक 5 से 7 मिनट बीत चुके थे और बस वाला भी गुस्सा होने लगा था। बस वाले ने मुझसे कहा, अगर चलना है तो चलो, अब और नहीं रुक पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अंत में मैंने जाने का फैसला किया और बस में चढ़ते ही बस वहां से एकदम से चल पड़ी। बस में बैठे बैठे उसी आदमी के सोच में पड़ा था कि आखिर वो आदमी अचानक से कहाँ चला गया। वो ठीक तो होगा। अभी ये सवाल मेरे को कचोड़ी रहे थे कि तभी बस एक झटके से रुकी। बस के रुकते ही बस में कोई चढ़ा। फिर जब मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मैं एकदम से अपनी सीट से उठ गया और बोला, अरे भाई साहब, आप कहाँ बीच में गायब हो गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। मैं जहाँ उस सज्जन को वापस देखकर बेहद खुश था, तो वहीं वो सज्जन मेरे विपरीत था। मेरे को बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखे जा रहा था, मानो वो मुझे जानते ही ना हो। मैंने उनसे कहा भी, क्या भाई साहब, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? हम दोनों एक ही ट्रेन से तो उतरे थे बिजनोई नगर जाने के लिए। फिर जब मैंने उनका नाम बताया तो वो अपना नाम सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे भला पहचान क्यों नहीं रहे हैं। खैर, जब मुझे लगा कि वो मुझसे डर रहे हैं तो मैंने भी चुप रहना ही ठीक समझा। तभी वो दूसरी सीट पर जाकर बैठ गए और मैं अपनी सीट पर। फिर जब बस बिजनोई नगर पहुंची तो मैं बस से उतर गया, मगर वो सज्जन बस में ही बैठे रहे, जबकि उन्हें भी बिजनोई नगर ही जाना था। जहां मैं बस से उतरने के बाद भी उसी सज्जन व्यक्ति के ही बारे में सोचे जा रहा था, तो वहीं वो व्यक्ति उस बस के साथ आगे बढ़ चुका था। खैर, रात तो काफ़ी हो चुकी थी और अभी भी काफ़ी रास्ता पैदल ही तय करना था।
मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे किसी के कदमों की आहट आई जो कि मेरे पीछे से आ रही थी। और जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि कोई लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है, मगर वो अभी काफी दूर था, जिसकी वजह से ये साफ नहीं हो पा रहा था कि वो कौन है। मैं वहीं खड़ा होकर उसे ही देखने लगा। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि तभी वो वहीं सड़क के बीचों बीच नीचे गिर पड़ा। मैं तुरंत ही उसकी मदद के लिए उसकी ओर दौड़ा और मैंने उसे अपना हाथ पकड़ाते हुए उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे तो पसीने छूटने लगे। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि वो वही सज्जन थे जो मुझे ट्रेन में मिले थे और फिर बस में। वो मेरे को पहचानने से इनकार कर रहे थे, मगर मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये यहाँ पर कैसे, वो भी ऐसी बुरी हालत में। मैं अभी उनसे पूछने ही वाला था कि ऐसा कैसे हुआ कि तभी उसने मेरे से कहा, अरे तुम कहाँ चले गए थे मेरे को वहाँ अकेला छोड़कर? देखो मेरी क्या हालत हो गई है। इस पर मैं हैरानी भरी नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, अरे क्या बात कर रहे हो, आप भी तो बस में ही चढ़े थे ना? और तो और बस में चढ़ते ही मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। इस पर उस आदमी ने कहा, अरे मैं तो बस में चढ़ा ही नहीं। उसकी बात सुनकर मेरा पूरा दिमाग अब तक चकरा गया था। मुझे जल्दी से किसी तरह उस आदमी को अस्पताल पहुंचाना था। मैं अभी उस आदमी को सहारा देते हुए कुछ दूर चला ही था कि उसने एकदम से कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया और पता नहीं कैसे वो मुझे बड़ी तेजी से घसीटता हुआ पीछे की ओर ले जाने लगा। लगातार सड़क पर घसीटे जाने के कारण मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से छिल चुका था और तो और मेरे घुटनों की हड्डियां भी साफ साफ दिखाई देने लगी थीं। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था तो मेरी आंखें बंद पड़ गईं। फिर जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैं ठीक उसी चौक पर पड़ा था जहां से मैंने बस पकड़ी थी, मगर हालात अब बिल्कुल बदल चुके थे। मैं सड़क पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था और मैं अपनी जगह से जरा सा भी हिल तलक नहीं पा रहा था। मैं दर्द से चीखना चाहता था, मगर अब तक मेरी आवाज भी पूरी तरह से बैठ चुकी थी। तभी कोई पीछे से चलता हुआ मेरे सामने आया, मगर मैं अभी उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। फिर जब उसने मुझे पलटते हुए सीधा किया तब जाकर मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी जो बहुत ही भयानक थी। मगर अब मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं पहले से ही मरने की स्थिति में था। तभी वो मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा कि तभी पीछे से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी और तभी कुछ गाड़ियां भी एक एक करके वहां पर पहुंच गईं। वहां अचानक पहुंचे लोगों के चलते उस शैतान ने मेरे को छोड़ दिया और वो सभी लोग मारो मारो चिल्लाते हुए उस शैतान की तरफ दौड़े और मैं वहीं पर सड़क पर बेसुध सा पड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद वो लोग वापस लौटे और मेरे को अस्पताल ले गए जहां मैं लगभग 7 से 9 दिनों तक भर्ती रहा। अस्पताल से छूटने के बाद एक रोज वही आदमी आया जो मेरे को उस शैतान के मुंह पर छोड़कर आया था, मगर उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो शायद ही ज्यादा दिनों तक जी पाएगा। मैं इससे पहले उससे कुछ कहता कि वो एकदम से फूट पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ करना, मैंने अपनी मुसीबत तुम्हारे सर मरने की कोशिश की। दरअसल उस रात जब हम दोनों बिजनोई नगर जाने वाली बस की ओर बढ़ रहे थे तो मुझे सड़क के दूसरी ओर कुछ चमकती हुई चीज नजर आई और मैं जैसे ही उस चमकती हुई चीज के करीब पहुंचा तो एक बेहद काला सा बच्चा था जिसके हाथ में वो चमकती हुई चीज थी। मुझे ऐसा लगा कि वो चीज जरूर बहुत कीमती होगी, जिस वजह से मैंने उस चीज को उस बच्चे के हाथों से छीनने की कोशिश की और छीना छानी में उस बच्चे को चोट लग गई और वो वहां से रोता हुआ चला गया और मैं भी उस चमकती हुई चीज को लेकर जैसे ही सड़क की तरफ पलटा
एक भयानक शैतान मेरे सामने आ खड़ा हुआ और उस शैतान को देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। उसने मुझे अपने लंबे लंबे नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया। वो मुझे जान से मारने ही वाला था कि मेरे मुंह से ये निकल गया कि मुझे छोड़ दो, उसके बदले में जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। मेरी बात सुनने के बाद उस शैतान ने कहा, ठीक है, जब तक तुम मेरे लिए दूसरे इंसान लाते रहोगे तब तक ही तुम जिंदा रहोगे। मुझे लगा कि वहाँ से निकलने के बाद उस शैतान से पीछा छूट ही जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो शैतान कभी भी कहीं भी मेरे पास आ जाता है और इंसान लाने को कहता है, और मैंने अपनी जान बचाने के लिए ही तुम्हें उस शैतान तक पहुंचाया था। मगर अब मैं बहुत थक चुका हूं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। इन दिनों मैंने जितनों को भी उस शैतान के मुंह में ढकेला, उन सभी की आत्माएं अब मेरे पीछे पड़ी हैं। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया और फिर कभी वो मुझे नजर नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।